Hello, Assalamualaikum friends. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a topic of mass of Earth. Alright, so as you know guys, in previous class we have discussed the topic of Newton's law of gravitation and topic of gravitation, and we have also solved the fourth numerical of that topic, which is Newton's law of gravitation. So now we are going to start this class with the topic of mass of Earth. तो mass of Earth आज की क्लास में mass of Earth कैलकुलेट करेंगे, mass of Earth का टॉपिक पढ़ेंगे और अर्थ का जो मास है वो है 6 एक्सपोनेंट 24। ये कैसे जो है 6 एक्सपोनेंट 24 kg, ठीक है, ये कैसे है ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मास ऑफ अर्थ का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पेपर में सबसे पहले मास ऑफ अर्थ का सवाल किस तरह से आता है, किस तरह से पूछा जा सकता है मास ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, उसके बाद हम ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि पेपर में किस तरह से ये टॉपिक आ सकता है। एक डेरिवेशन है जिसके अंदर आपने मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, मास ऑफ अर्थ ही फिर वो जो फॉर्मूले की कांस्टेंट वैल्यूज में पुट करके मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट भी करना होगा। ठीक है बेटे, तो मास ऑफ अर्थ जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है टॉपिक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे कि पेपर में किस तरह से मास ऑफ अर्थ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। लिख लीजिएगा कि ड्राइव द रिलेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू, ड्राइव द रिलेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, ड्राइव द रिलेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, drive the relation and calculate the value of mass of earth with the help of Newton's law of gravitation, with the help of Newton's law of gravitation। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने जो है मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कि पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप मास ऑफ अर्थ की तरफ आते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रीवियस टॉपिक भी रिकॉल हो जाए और मास ऑफ अर्थ में फिर कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। तो अगर हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे कि जितनी भी यूनिवर्स में बॉडीज हैं, ठीक है, उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, उनके सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। तो उससे आपने जो है वो ये रिलेशन ड्राइव किया था एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो जी है, कैपिटल जी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बताई थी, ठीक है, लास्ट क्लास में कि 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट है। तो ये वैल्यू जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ की थी। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ड्राइव किया था। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम जो है वो मास ऑफ अर्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन आप लिख चुके हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है मास ऑफ अर्थ का, कि मास ऑफ अर्थ का रिलेशन जो है वो ड्राइव करने के लिए आता है, उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती है कि ड्राइव द रिलेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। ठीक है बेटे, तो अब हम चलते हैं डायग्राम बनाते हैं मास ऑफ अर्थ की। मास ऑफ अर्थ का रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अर्थ का मास कैलकुलेट करने के लिए पहले हम यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक छोटी सी डेरिवेशन है, और ये सवाल बेटा लॉन्ग में आता है आपके पास 6 नंबर का या 7 नंबर का, 6 to 7 मार्क्स का आपके पास जो है वो लॉन्ग में सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी हम कोई भी रिलेशन ड्राइव करते हैं तो पहले उसकी बनाते हैं हम डायग्राम, ठीक है, और उसको फिर करते हैं हम एक्सप्लेन, और उसके बाद उसका रिलेशन ड्राइव करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटे, चलते हैं डायग्राम की तरफ। हेडिंग डाल दिएगा डायग्राम की। हेडिंग डाल दें डायग्राम की। तो डायग्राम देख लीजिएगा। सपोज कर लें कि ये आपके पास एक अर्थ है, ठीक है भाई। दोबारा से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, सपोज कर लें ये अर्थ है और इसके ऊपर
एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m और ये अर्थ है, तो इसका मास को मतलब मास ऑफ अर्थ को हम me से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ जो है इसको हम कैपिटल M स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास ऑफ अर्थ का सिंबल कैपिटल M स्मॉल e। तो अर्थ के मास को, दो बॉडीज हैं, अर्थ के मास को me और ये जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कि भाई ये है अर्थ का सेंटर, तो बेटा अर्थ के सेंटर से, ठीक है, अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस, ठीक है। अर्थ के, क्योंकि अर्थ जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म में है, ठीक है, और तो अर्थ के सेंटर से उसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि भाई अर्थ की सरफेस से, ठीक है, अर्थ के सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। इसको हम यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है तो इस वजह से हम यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल e से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि भाई बॉडी का जो मास है, जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको हमने स्मॉल m, ठीक है, अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस को आपने रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ के मास को हम यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल e मतलब me से रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है बेटे। अब जरा देखिएगा कि अर्थ की सरफेस पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, g से, और अर्थ की सरफेस से और ऑब्जेक्ट के सेंटर से, ठीक है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, h से, स्मॉल h, हाइट, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक, ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो ये क्या है, हाइट है, ठीक है। सपोज कर लें बेटा ये है अर्थ की सरफेस, इसके ऊपर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराते ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है बेटा, हाइट कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ तक मूव कराते हुए लेके आए, मेजर किया, पता चला इसको हम लेके आए 15 सेंटीमीटर तक, तो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की हाइट कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसको मूव कराते हुए नीचे लेके आ रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर से हाइट क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और कम और नीचे लेके आ रहे हैं तो हाइट जो है वो और कम होकर कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और कम कर दें तो हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल अगर अर्थ की सरफेस पे रख देंगे तो अगर अब बोलें कि भाई अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक कम करते होते जब अर्थ की सरफेस पे आ गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे आ गया, तो इसका मतलब हाइट क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अर्थ की सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, हाइट, ठीक है। बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है, कि अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो है हाइट। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि अर्थ की सरफेस पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हाइट क्या होगी बेटा, 0 होगी, हाइट क्या होगी यहाँ पे, 0 होगी, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट तक का कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और अगर होता तो उसको हम हाइट से रिप्रेजेंट करते, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, इस वजह से हमने क्या सपोज कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया कि हाइट जो है वो यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये हाइट 0 हो गई, ठीक है, और आपने क्वेश्चन क्या लिखा कि write the relation, calculate the value of mass of earth with the help of Newton's law of gravitation, with the help of Newton's law of gravitation आपने mass of earth जो है वो कैलकुलेट करना है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कॉन्सेप्ट था कि भाई दो बॉडीज हैं, ठीक है, उनके जो मासेज हैं, एक को आपने m1 और m2 यहाँ पे आपने स्मॉल m और कैपिटल me से रिप्रेजेंट कर दिया, और उन दो बॉडीज के बिटवीन उनके सेंटर से जो डिस्टेंस था, उनके सेंटर से उन दो बॉडीज के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको आपने r से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अर्थ है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉडी रखी हुई है। अब इन दो बॉडीज के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ज़रा देखिएगा कि इस बॉडी के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से जो भी डिस्टेंस है उसको यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे RE प्लस H से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, RE प्लस H से, कि बॉडी के सेंटर से अर्थ के सेंटर्स, कि भाई आपने जो है
क्या बताया था कि हमने मास ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है, एफ है, और इनके सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है बेटा, आर है, ठीक है। और उससे आपने एक रिलेशन बना लिया था ये, ठीक है, और इनके मासेस को आपने एक को m1 और एक को m2 से रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अर्थ है, ठीक है, और उसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इन दो ऑब्जेक्ट से, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़रा देखें कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर ई और ये डिस्टेंस है एच। तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या आ गया बेटा, आर ई प्लस एच, ठीक है बेटे। तो बॉडी के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस ये आर ई, और अर्थ की सरफेस से बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, एच। तो यहाँ से दोनों के सेंटर से, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख दिया आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। अब यहाँ पे देखना ये है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, एच जो है वो क्या है, जीरो, ठीक है। हाइट जो है वो क्या है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली जीरो है। हाइट जो है तकरीबन किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हमने आर ई प्लस एच से रिप्रेजेंट किया है, आर ई प्लस एच से एज्यूम किया है, इसको यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये बता देंगे कि भाई आर ई प्लस एच बराबर हो जाएगा आर ई प्लस जीरो के। आर ई प्लस जीरो मतलब आर ई, तो आर ई प्लस एच यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सिर्फ आर ई के। तो आपने देखा ये हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से इनके बिटवीन डिस्टेंस हमें चाहिए था। तो अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस है आर ई, और अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस है एच। तो दोनों के सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया वो हो गया आर ई प्लस एच। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि बॉडी अर्थ के सरफेस पे ही रखी हुई है, तो हाइट यहाँ पे क्या है, जीरो। अब हाइट जीरो है तो आर ई प्लस एच में हमने एच की जगह जीरो पुट कर दिया, तो आर ई प्लस जीरो बराबर है आर ई। तो इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया बेटा, आर ई के बराबर आ गया, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया बेटा, आर ई के बराबर आ गया। यहाँ तक आके डायग्राम हो गई कंप्लीट। अब ये जो आपने बनाई है डायग्राम, इसको हम करेंगे एक्सप्लेन अपनी वर्डिंग में, ठीक है। आप लोग खुद अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं, मैं जो वर्डिंग बताऊँ आप लोग वो लिख लें, ठीक है। इस डायग्राम को करेंगे हम एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, हम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ ड्राइव करेंगे इसका रिलेशन, और मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट भी करेंगे। तो बेटा जल्दी से डायग्राम बनाएं, ठीक है। डायग्राम अगर नहीं बनाई तो डायग्राम बना लें जल्दी से। डायग्राम बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन की हिंट डाल देगा और हम एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। हिंट डाल दें एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। देख लीजिएगा बेटा कि अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और उसका मास क्या है, स्मॉल एम, और अर्थ का जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ वो क्या है, जी। और दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमने आर ई प्लस एच था, लेकिन वो अब किसके बराबर है, आर ई के बराबर। वो कैसे हुआ हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चले भाई अब एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, consider a body of mass m is placed at the surface of earth. Consider a body of mass m is placed at the surface of earth. Consider a body of mass m, small m, is placed at the surface of earth. Full stop. Full stop. In this case, radius of earth, in this case, radius of earth is RE, capital R, small e. In this case, radius of earth is RE, comma, mass of earth, in this case, radius of earth is RE, comma, आगे डाल कॉमा डाल के आगे लिखिएगा, mass of earth is ME, capital M, small e, mass of earth is ME, and the acceleration due to gravity, and the acceleration due to gravity at the surface of earth is G, small g.
and acceleration due to gravity at the surface of earth is g, small g, and the acceleration due to gravity at the surface of earth is considered as g, small g। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके एक्सप्लेनेशन आप लोगों की हो गई कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम जो है वो डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, मास ऑफ अर्थ का रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह से मास ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट करते हैं। हिंट डाल दिएगा डेरिवेशन की। ठीक है बेटे, डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो आपने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन लिख लेंगे कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन यहाँ पे हमने यूज़ किया। फिर इसको जो है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस दे देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा, m1 जो है आप देख सकते हैं क्या है, स्मॉल m। ठीक है, m1 और m2 दो मासेस हैं, तो डायग्राम में हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे m1 जो है वो स्मॉल m है। ठीक है, m2 जो है वो कैपिटल me है, मास ऑफ अर्थ है। m2 जो है वो क्या है, me है, कैपिटल M स्मॉल e। ठीक है, उसके बाद r जो है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में जो r है वो किसके बराबर, r क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया था कि दो बॉडीज़ के सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पे इन दोनों बॉडीज़, ठीक है, अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली बराबर है आर ई प्लस एच के, लेकिन एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो है। ठीक है, तकरीबन जीरो के बराबर, बहुत कम है क्योंकि अर्थ की सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस वजह से हाइट यहाँ पे अप्रॉक्स क्या हो गई बेटा, जीरो। तो एच की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने जीरो पुट की तो आर ई प्लस एच का आंसर क्या आ गया बेटा, आर ई, क्योंकि एच की जगह जीरो पुट कर दिया, तो आर ई प्लस जीरो इक्वल्स टू आर ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ के सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आर ई के। वो किसके बराबर हुआ है, आर ई के। तो ये जो आर है, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम किसके बराबर बेटा, आर ई के। ठीक है, तो m1 बराबर हो गया कि बेटे स्मॉल m के, m2 बराबर हो गया कैपिटल m ई के, मास ऑफ अर्थ के, और स्मॉल r जो है बराबर हो जाएगा आर ई के। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आ गया आर ई। ठीक है बेटे, ये तो हो गया डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ निकाली, m1 क्या है, m2 क्या है और r क्या है। फिर यहाँ पे रेफरेंस देंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई F किसके बराबर है, ma के। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन A बराबर है किसके बेटा, G के। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो A जो है वो किसके बराबर है, G के। तो एक्चुअली ये F का जो फॉर्मूला है ma, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg के। ठीक है, F किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि फॉर्मूले में F, ये तो G बेटा कांस्टेंट है,
एफ M1 M2 और R ये वैल्यूज़ थी, फॉर्मूले में आ रहा था, ये फॉर्मूले में ये रिलेशन यूज़ हो रहे थे, फॉर्मूले में वेरिएबल यूज़ हो रहे थे। तो आपने अकॉर्डिंग टू द डायग्राम M1 M2 और R की वैल्यू निकाल ली और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपने ये रिलेशन बना लिया कि F जो है वो किसके बराबर बेटा, mg के। तो ये M1 M2 R और ये F, इनकी वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेते हैं, बाय पुटिंग the above values in, कहाँ पुट कर रहे हैं भाई, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं कि F M1 M2 और R की जगह उनकी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, है क्या कि F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा F की जगह क्या आ जाएगा, mg, F की जगह आ जाएगा mg, फिर कैपिटल G एज इट इज़, M1 की जगह आ जाएगा स्मॉल m, M2 की जगह आ जाएगा me, M1 की जगह आ जाएगा स्मॉल m, M2 की जगह आ जाएगा me, ठीक है, और R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, re। तो R स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा बेटा, re का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये m न्यूमरेटर में, ये m न्यूमरेटर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर में दोनों अगर सेम वैल्यूज़ हों ऑपोजिट साइड पे, ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तब m से m कैंसिल हो जाता। हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही दोनों देखा कि ऑपोजिट साइड पे न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, तो m से m क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी वो एज इट इज़ लिख देंगे। बेटा यहाँ पे क्या बच गया, g, ठीक है, कैपिटल G me अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये देखिए ये जो रिलेशन आया, एक्चुअली ये फॉर्मूला अभी कुछ नहीं आया, ठीक है। अभी आपने करना क्या है, आपने मास ऑफ अर्थ का रिलेशन ड्राइव करना है और मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे, रिलेशन जो है वो हम ड्राइव कर रहे थे, तो हमें जो है वो एक स्टेप में आके स्मॉल जी का एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। स्मॉल जी की एक वैल्यू मिल गई, कैपिटल G me अपॉन RE स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी हो अर्थ की सरफेस पे, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें, कैपिटल G उसकी वैल्यू पुट करें, मास ऑफ अर्थ पुट करें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया, ठीक है। एक्चुअली ये ड्राइव नहीं करना था, ड्राइव करना था मास ऑफ अर्थ का रिलेशन। अभी हम आगे चलेंगे, ये एक स्टेप आ गया, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जो है फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला आगे जाके न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, ये फॉर्मूला आगे जाके नेक्स्ट डेरिवेशन में भी यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है कि सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट करने का रिलेशन है, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने का रिलेशन आपके पास आ गया। इसको यहाँ पे मैंने बॉक्स जो है वो बना दिया, ठीक है। आप नहीं भी बनाते कोई मसला नहीं है, आगे डेरिवेशन क्योंकि चल रही है, एक स्टेप है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। m से m कैंसिल कर दिया था, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई वो लिख दी। अब इसको अरेंज करके मास ऑफ अर्थ का रिलेशन बनाएंगे, लेकिन क्योंकि आगे ये रिलेशन यूज़ होगा इस वजह से यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता हो कि आगे हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है बेटे। तो आगे चलते हैं, तो आप ज़रा देख सकते हैं मास ऑफ अर्थ का रिलेशन चाहिए, तो RE स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके G से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये G मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो देखिएगा रिलेशन क्या बनेगा, RE स्क्वायर को ऊपर G के पास लेके जाना है और कैपिटल G नीचे आ जाएगा, तो राइट साइड पे सिर्फ मास ऑफ अर्थ बचेगा, सही है। रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, RE स्क्वायर इंटू G डिवाइड बाय कैपिटल G, राइट साइड पे क्या रह जाएगा बेटा, सिर्फ ME, मास ऑफ अर्थ, ठीक है बेटे। आपने देखा, इसको रिमूव कर देते हैं। जी बेटे, तो RE स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके स्मॉल g से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो RE स्क्वायर को g से मल्टीप्लाई करके ऊपर देखें हमने लिख दिया, और ये कैपिटल G मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया, RE स्क्वायर इंटू G से, कैपिटल G नीचे आके डिवाइड हो गया, तो राइट साइड पे क्या रह गया, सिर्फ मास ऑफ अर्थ ME। रिलेशन को पलट के लिख देंगे और करके इस तरह से लिख लेंगे, ME इक्वल्स टू
आर ई स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाय कैपिटल जी, ठीक है बेटी। और ये आपके पास मास ऑफ अर्थ का रिलेशन आ गया, ठीक है बेटे। ये आपने मास ऑफ अर्थ का रिलेशन ड्राइव कर लिया। अगर सिर्फ आपके पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला और रिलेशन ड्राइव करने के लिए आता है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए आता है तो अब आगे इसको कैलकुलेट भी करेंगे। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर एम मीन्स मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है तो आपको बेटा ये तीन वैल्यूज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? ये आर ई स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो आर ई स्मॉल जी और कैपिटल जी ये वैल्यूज पता होंगी तो आप मास ऑफ अर्थ इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई जो है ना रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू क्या है बेटा 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है। स्मॉल जी ये भी पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और कैपिटल जी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बस ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एम ई इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर, तो बेटा आर ई की जगह आर ई की वैल्यू पुट करेंगे 6.38 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर, ठीक है बेटे, इंटू जी मतलब 9.8। स्मॉल जी की जगह स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास कैपिटल जी मतलब 6.67 एक्सपोनेंट -11। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। मतलब ये 6.3 10⁻⁶ का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट अब देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो 6.38 पे ये स्क्वायर जो है ये 6.38 पे भी आएगा और ये इसका स्क्वायर 10⁻⁶ पे भी आएगा। 6.38 पे जब आएगा तो 6.38 का हम कर लेते हैं स्क्वायर, और 6.38 का स्क्वायर कैसे करेंगे 6.38 मल्टीप्लाई बाय 6.38। तो 6.38 मल्टीप्लाई बाय 6.38 40.70, ठीक है। तो 6.38 का स्क्वायर किया, 6.38 को 6.38 से मल्टीप्लाई किया 40.7, ठीक है बेटे। ये स्क्वायर जब 6.38 पे आया तो 6.38 का स्क्वायर करके लिख दिया। ये स्क्वायर 10⁻⁶ पे आएगा तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12 तो 10⁻12 एज इट इज़, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये 9.8 एज इट इज़ और नीचे 6.67 10⁻⁻11 एज इट इज़, ठीक है बेटे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये स्क्वायर 6.38 पे आया तो 6.38 का 40.7 स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर जब 10⁻⁶ पे आएगा तो बेटा ब्रैकेट के अंदर पावर मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12, बाकी 9.8 एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज एज इट इज़। अब क्या करेंगे, दो काम, ठीक है, ज़रा देखिएगा। 40.7 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चले मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 40.7 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो आंसर आ रहा है 398.9, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे 399 ले लेंगे, 398.9 ही ले सकते हैं तो ले लें। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो आपने क्या करा, ज़रा देखिएगा। 40.7 को ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये एक्सपोनेंट 12 जो है या 10⁻12 जो है इसको हम सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको अभी रहने देते हैं। 9.8 को 40.7 से मल्टीप्लाई किया 398.9 ये आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 एज इट इज़, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब नीचे देखिएगा 10⁻−11 है, इसको भी ऊपर शिफ्ट करा देंगे, ठीक है, इसको भी ऊपर शिफ्ट करा देंगे। ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, इस पूरी न्यूमरेटर वाली वैल्यू से 10⁻−11 वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻−11 ऊपर आके वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई, और इसकी पावर क्या है -11 है, नेगेटिव है इसकी पावर, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी बेटा पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है।
तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। और नीचे क्या वैल्यू बच गई 6.67, तो नीचे वैल्यू बच गई 6.67। ठीक है, दो काम हमने करे इस स्टेप में, ज़रा देख लें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 40.7 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया, 10⁻12 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और 10⁻−11 इसको ऊपर शिफ्ट करा दिया, तो 10⁻−11 ऊपर आके क्या हो गई बेटा ये टर्म 10⁻+11, नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही थी, ऊपर आके हो गई मल्टीप्लाई 6.67 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भी दो काम करेंगे। एक 398.9 को 6.67 से डिवाइड करेंगे, सही है, और इन दोनों की बेसिस सेम है, पार्ट्स को ऐड करा देंगे। ठीक है भाई, चलते हैं। 398.9 डिवाइडेड बाय 6.67, 59.8। इन दोनों को हमने डिवाइड किया 398.9 को 6.67 से, तो आंसर आ रहा है बेटा 59.8। ठीक है बेटा, 398.9 को 6.67 से डिवाइड किया 59.8, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो बेटा व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड। ठीक है, तो बेसिस सेम होंगी तो पावर क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी। तो बेस को एक दफ़ा लिखा, 12 + 11, आंसर क्या आ जाएगा 23। ठीक है, तो आपने क्या करा बेटा, ज़रा देख लें, 398.9 को 6.67 से डिवाइड करा, 59.8 आ गया। इन दोनों की बेसिस सेम थी, बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट्स को ऐड करा दिया। ठीक है, बेसिस जब सेम होती हैं तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होती हैं, तो बेस को एक दफ़ा लिख के पार्ट्स को ऐड करा देते हैं, तो 12 + 11 23। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ गया मास ऑफ अर्थ का 59.8 10⁻23 kg। यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर आप करना चाहें तो मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद। यहाँ पे अभी 2 डिजिट्स के बाद है। जब पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा तो इसका मतलब पॉइंट को आपने किस साइड में मूव कराना है, लेफ्ट साइड में मूव कराना है। जब पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव होता है पावर इंक्रीज होती है। अभी पावर है 23, जब लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे एक डिजिट तो पावर 1 डिजिट से इंक्रीज हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 20 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी 24। तो और करके लिख लिएगा कि भाई ME = 5.98.5 कहाँ आ गया 9 से पहले, तो 5.98 एक्सपोनेंट पहले पावर क्या 23, अब 1 डिजिट से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 24। और मास ऑफ अर्थ यूनिट क्या है बेटा, मास का kg। तो ये आपने मास ऑफ अर्थ जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, ये है मास ऑफ अर्थ की कैलकुलेटेड वैल्यू। आप देख सकते हैं कि 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg। ठीक है, तो ये है बेटा कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने पे आंसर आ रहा है। ठीक है, और इसको मज़ीद आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई 5.9 है, 5.98 राउंड ऑफ कर लें तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 एक्सपोनेंट 24 kg। ठीक है बेटा, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ की एक कांस्टेंट वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या उसके बाद ठीक है कैलकुलेशन में जो आंसर आ रहा है। अच्छा, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट अगर आप ये स्टेप लिखेंगे तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट जो है वो आप जो आपको कांस्टेंट वैल्यू जो याद है 6 एक्सपोनेंट 24 kg वो लिखिए। ठीक है, तो कोशिश ये करने के एग्जामिनर को ये एतराज़ ना हो, एग्जामिनर कैलकुलेशन चेक करेगा तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही हो तो उसको फिर आप राउंड ऑफ करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, इसके बाद ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी बेटा कांस्टेंट वैल्यू है मास ऑफ अर्थ की। एक्चुअली सारी वैल्यूज़ अप्रॉक्स बराबर ही हैं। ठीक है, आप देखें तो 5.98 ठीक है या 6 राउंड ऑफ वैल्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स जो है वो डिफरेंस अब कितना है 0.02 का डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस है। इस वजह से जो है 6.6 एक्सपोनेंट 24 kg ये जो वैल्यू है मास ऑफ अर्थ की 6 एक्सपोनेंट 24 kg हम न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ करते हैं। आगे जो है वो MCQ में भी अगर आ जाता है कि मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू डैश तो ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से होंगे 6 × 10⁻24 kg, तो आपने वो ऑप्शन
पे टिक करना होगा या वो ऑप्शन लिखना होगा। ठीक है बेटे, तो ये आपने यहाँ तक आके मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया। मास ऑफ अर्थ की कैलकुलेट वैल्यू है 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg और इसकी जो एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों बराबर हैं, बस ये राउंड ऑफ करके आपने वैल्यू लिख ली है। आप यहाँ तक आके भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। मास ऑफ अर्थ यहाँ तक आके आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटे, ये बस मैंने आपको एक और वैल्यू लिखवा दी राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह में और न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह से वैल्यू यूज़ होती है और ये वैल्यू राउंड ऑफ की भी वैल्यू जो है वो हम आगे एमसीक्यूज में पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, एमसीक्यूज से सॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल में ये राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके मास ऑफ अर्थ का टॉपिक हो गया बेटा कंप्लीट। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। अभी देखिएगा वेरिएशन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड क्या है, सही है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले बेटा अगर आप लोग ने कॉपी नहीं किया तो पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। ठीक है बेटे, तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, वेरिएशन इन जी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला जी। ठीक है, ड्यू टू अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। देखिए मास ऑफ अर्थ जो है इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है तो यहाँ पे हाइट अप्रॉक्स 0 है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा मूव कराते हुए ऊपर ले जाएं, अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट को मूव कराते हुए ऊपर ले जाएं, तब यहाँ पे जी की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू अर्थ की सरफेस पे वो कांस्टेंट हम ले लेते हैं, क्या है 9.8। लेकिन अगर अर्थ की वैल्यू अगर ये बॉडी को मूव कराते हुए अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगी, तो उसका हम रिलेशन एक ड्राइव करना है, हमें वो रिलेशन ड्राइव कर लेंगे। बस फिर हम हाइट पुट करते हैं कि भाई कितनी हाइट पे लेके जाएं। ठीक है, 2 मीटर पे लेके जाएंगे तो अब आपने वहाँ पे हाइट की जगह 2 लिख दिया और सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू का। फिर अगर आप उसको जो है 5 मीटर पे ले गए तो h की जगह 5 पुट कर दें तो चेक कर लेंगे कि 5 मीटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके मास ऑफ अर्थ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हैंड डाल दिएगा वेरिएशन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह से वो भी हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे क्या है ये रिलेशन यूज़ करेंगे। फिर बॉडी को हाइट पे लेके जाएंगे तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन यूज़ करते हुए वेरिएशन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, अगर बॉडी को अर्थ की सरफेस से मूव कराते हुए ऊपर ले जाए तब वेरिएशन जी मतलब जी के ऊपर क्या चेंज आएगा, जी में क्या वेरिएशन आएगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है बेटे, तो हैंड डाल दिएगा वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट और यू कैन से एल्टीट्यूड। ठीक है, देखिए हैंड डाल दिएगा वेरिएशन जी ड्यू टू हाइट और एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। इसकी डायग्राम मास ऑफ अर्थ की डायग्राम, एल्टीट्यूड इसकी जो है आपने हेडिंग डाल देनी है। अच्छा बेटा, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड के भाई जी में जो वेरिएशन आएगी किसकी वजह से, ड्यू टू एल्टीट्यूड या हाइट की वजह से। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की सरफेस से मूव कराते हुए थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ऑब्जेक्ट कुछ हाइट अगर कवर कर ले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। सही है, आप अभी देख सकते हैं कि जो डायग्राम बनी हुई है इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। तो अभी ऑब्जेक्ट से लेकर
की सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो h है और वो हाइट अप्रॉक्स किसके बराबर है 0 के, ठीक है। तो ये तो थी कंडीशन मास ऑफ अर्थ के लिए, सही है। अब ज़रा देखिएगा कंडीशन थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे। क्या है चेंज? कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव कराते हुए हम थोड़ा हाइट पे ले जाएं, ठीक है, ऊपर ले जाएं, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराते हुए अगर हम थोड़ी हाइट पे ले जाएं और अर्थ की सरफेस से कुछ ये हाइट कवर कर ले, ठीक है बेटे, अगर अर्थ की सरफेस से ही मूव करते हुए ऊपर चला जाए और कुछ ना कुछ हाइट कवर कर ले, तो अब ये बताएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जी, स्मॉल जी। जब बॉडी मूव करते हुए थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, कुछ हाइट कवर कर लेगी, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इसको हम यहाँ पे जी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी एच, जी प्राइम इसको कह सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं? जी एच, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल जी। जब बॉडी मूव करते हुए कुछ ना कुछ हाइट पे चली जाए, किसी हाइट पे बॉडी को मूव कराते हुए ले जाएं, ठीक है, बॉडी को मूव कराते हुए थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो अब ये बताएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा। वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरह से, या तो जी डैश जी प्राइम कह लें, ठीक है, या जी एच, ठीक है। तो जी डैश से प्रेजेंट करें या जी एच से प्रेजेंट करें इसको, ठीक है, बात एक ही है। तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जी डैश ले लेंगे, आप लोगों को जी डैश की बजाय जी एच लेना है तो जी एच ले लें, बात एक ही है, ठीक है बेटे। तो आपने देखा अब तक की कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में, कि भाई बॉडी पहले अर्थ की सरफेस पे थी, ठीक है। तो देखें मास ऑफ अर्थ क्या है? एम ई। अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस क्या है? आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल एम है। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल जी। जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कराते हुए हाइट पे लेके गए, तो मास तो पे कोई चेंज नहीं आएगा। मास तो आपको पता है कि मास फिक्स्ड होता है, मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास में कोई चेंज नहीं आता। ऑब्जेक्ट का जो भी मास अर्थ की सरफेस पे होगा, बॉडी मूव करते हुए कितनी भी हाइट पे क्यों ना चली जाए, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करते ऊपर जा रहे हैं तो कितना चेंज आएगा, वो अब यहाँ पे आपने उसका एक रिलेशन कैलकुलेट कर लेना है, ताकि बार बार जो है वो आपको कैलकुलेट ना करनी पड़ी वैल्यू, ठीक है। एक रिलेशन आ जाएगा, बस हाइट पुट करते रहेंगे कि भाई कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो इसका जो भी रिलेशन है उसमें बस हाइट की जगह 3 पुट करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर 6 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं तो एच की जगह हाइट जो है वो 6 पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने बॉडी को मूव कराते ऊपर लेके गए, कुछ हाइट इसने कवर की है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू में चेंज आया उसको आपने जी डैश या जी एच से रिप्रेजेंट कर दिया। हम जी डैश से हम रिप्रेजेंट करके डेरिवेशन करेंगे, अब जी एच भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। जी डैश से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे क्या चेंज आया उसके लिए हम रिलेशन जो है बेसिकली ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मास ऑफ अर्थ अगर आपके पास आ रहा है तो ये आपके पास टॉपिक नहीं आएगा। अगर ये टॉपिक आपके पास एग्जाम में आ रहा है तो मास ऑफ अर्थ का टॉपिक नहीं आएगा। तो बिल्कुल ये भी जो है वो मास ऑफ अर्थ की तरह ही आपने जो है वो रिलेशन को ड्राइव करना है, और पेपर में ये जो है वो सेक्शन सी में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड और हाइट की आप लोग ने हेडिंग डाल दी है, डायग्राम आप लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो डायग्राम बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसको मूव कराते हुए हाइट पे लेके गए, तो ये इसने हाइट कवर की एच। मास ऑफ अर्थ एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हमने आर ई से रिप्रेजेंट किया। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी, मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम, ठीक है। जब वैल्यू मतलब बॉडी के ऊपर लेके चले गए, हाइट पे कुछ ना कुछ हाइट कवर की, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो जी डैश जो है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जी डैश या जी एच, ठीक है बेटे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, अब कितना है अर्थ के सेंटर से, ठीक है, अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम बोलेंगे आर ई प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि एच की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये सब लिखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एच की वैल्यू यहाँ पे 0
बिल्कुल नहीं है। तो कुछ ना कुछ इसने हाइट कवर की है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का ये पूरा डिस्टेंस आपको चाहिए। तो आपने बोला भाई अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस है आर ई, और अर्थ की सरफेस से लेके बॉडी तक का डिस्टेंस है एच, ठीक है। अब बॉडी मूव करते ऊपर चली गई तो इसने कुछ ना कोई हाइट कवर की, वो एच है। तो अब दोनों के सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो आपने बोला आर ई और एच दोनों को ऐड करा देंगे तो अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ गया आर ई प्लस एच, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके ये डायग्राम आपकी हो गई कंप्लीट। अब जल्दी से एक्सप्लेनेशन के हिंट डालें और डायग्राम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डायग्राम को पहले हम करेंगे एक्सप्लेन, उसके बाद यहाँ पे वेरिएशन इन जी, मतलब जी में जो चेंज आया है, ठीक है, बॉडी को हाइट पे लेके जाने से जी में जो भी चेंज आया उसका रिलेशन जो है वो हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, मतलब जी डैश का रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है बेटे। एक्सप्लेनेशन लिखने स्टार्ट करें। डायग्राम पहले बना लें जल्दी से, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। Consider a body of mass m. Consider a body of mass m. Consider a body of mass m is placed at the surface of Earth. Consider a body of mass m is placed at the surface of Earth. Is placed at the surface of Earth. Full stop. In this case, mass of Earth is me. In this case, mass of Earth is me. In this case, mass of Earth is me. Acceleration due to gravity. Acceleration due to mass of Earth is me. Capital M small e. ठीक है, कॉमा डाल के आगे लिखिएगा। Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity at the surface of Earth. Acceleration due to gravity at the surface of Earth is g, small g. Acceleration due to gravity at the surface of Earth is g, ठीक है, small g, and the distance from the center of Earth, and the distance from the center of Earth is re, and the distance from the center of Earth is re, ठीक है। अगर बॉडी अर्थ की सरफेस पे तो उससे और अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या था, आर ई, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि अभी हमने एक्सप्लेनेशन इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग ही लिखी है कि बॉडी अगर अर्थ की सरफेस पे है तो क्या कंडीशन है, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेनेशन को आगे लिखेंगे कि अगर बॉडी को हाइट पे लेके जाएं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब तक हमने लिखा कंसिडर बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इन दिस केस मास ऑफ अर्थ इज m, कॉमा डाल के आगे लिखा आपने acceleration due to gravity at the surface of Earth is g, and its distance from the center of Earth is considered as re, is considered as re, and its distance from the center of Earth is considered as re, capital R small e, full stop। अब आगे लिखिएगा, when we displace a body through some height, अगर बॉडी को हम थोड़ा सा हाइट पे डिस्प्लेस करा दें, मूव कराते हुए हाइट पे ले जाएं, ठीक है। तो फुल स्टॉप के बाद आर ई के बाद आपने लिखना है when we displace a body through some height, when we displace a body through some height, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल h, when we displace a body through some height, हाइट के बाद ब्रैकेट में स्मॉल h, when we displace a body through some height, when we displace a body through some height, ब्रैकेट में स्मॉल h, its distance from the center of Earth, its distance, जब बॉडी को हाइट पे ले जाएंगे, ठीक है, तो अब बॉडी से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या, आर ई प्लस एच। तो हम क्या लिख रहे हैं, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज आर ई प्लस एच, ब्रैकेट में लिखिएगा आर ई प्लस एच, ठीक है। व्हेन वी डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू सम हाइट, its distance from the center of earth is re plus h, is re plus h, ब्रैकेट में लिखिएगा re plus h, and the change value of acceleration due to gravity, and the change value of acceleration due to gravity is considered as g dash, and the change value of acceleration due to gravity is considered as g dash। अब g dash कहें या जी एच कहें, एक ही बात है, ठीक है, कोई भी सिंबल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड द चेंज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इज कंसीडर्ड एज जी डैश, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, और जब बॉडी को हाइट पे ले गए तो वो क्या हो गई बेटा जी डैश, ठीक है। मैं जी एच क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि फिर वो यूज़ करते करते कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जी के साथ जो प्रीफिक्स में एच बना हुआ है इसको कैपिटल एच बना देते हैं, फिर वो डेरिवेशन में एज अ वेरिएबल यूज़ हो जाता है, तो वो आपका रिलेशन ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है, या एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। इस वजह से हमने बोला अर्थ की सरफेस पे जी है, और जब बॉडी को हाइट पे ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो चेंज होगी उसको हमने जी डैश से अज्यूम कर लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आगे हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, एंड द चेंज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कंसीडर्ड एज जी डैश। यहाँ तक आके एक्सप्लेनेशन हो गई कंप्लीट। अब हम इसका रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, तो हिंट डाल दिएगा डेरिवेशन की। हिंट डाल दिएगा डेरिवेशन की, ठीक है बेटा। अब डेरिवेशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि बॉडी अगर हाइट पे लेके जाएंगे तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट अभी सिर्फ अर्थ की सरफेस पर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अभी अर्थ की सरफेस पर है, अभी इसको मूव कराते हुए ऊपर नहीं लेके गए, अगर ऑब्जेक्ट अभी अर्थ की सरफेस पे है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो उसका रिलेशन क्या है वो हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मास ऑफ अर्थ में रिलेशन जब आया था मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के छोड़ दिया था, यही बताया था कि आगे यूज़ होगा, और अब हम यहाँ पे यही यूज़ कर रहे हैं। और मास ऑफ अर्थ में भाई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था ना, जब मास ऑफ अर्थ में ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे था तो जी का रिलेशन ये आया था, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रिलेशन ये यूज़ करेंगे एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे आपने रेफरेंस दिया एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिलेशन है वो रिलेशन है जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, और इसका रिलेशन है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब हम बात करते हैं अगर एट हाइट की या एल्टीट्यूड, अगर बॉडी को हाइट पे ले जाएं, कुछ एल्टीट्यूड पे ले जाएं, ठीक है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन क्या होगा। देखें चेंज क्या आएगा, कैपिटल जी जो है ये कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ये आर ई क्या था, ये आर ई जो है एक्चुअली अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस था, ठीक है। और हमने ये एज्यूम किया था कि क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पे तो हाइट जो है वो अप्रॉक्स 0 है, तो दोनों के सेंटर से उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आर ई है, तो हमने जो है वो आर को आर ई ही एज्यूम कर लिया था। एक्चुअली ये दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस है बॉडी के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का। लेकिन अब अगर हम बात करें एट हाइट की, अब ऑब्जेक्ट को मूव कराते हुए हाइट पे लेके चले गए तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस अब वो एक्चुअली आर ई नहीं है, वो क्या है बेटा आर ई और एच, इनको ऐड कराएंगे तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस आएगा। तो अब आपने देखा कि अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर ई प्लस एच है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एट हाइट की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिलेशन है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे ये है, और अगर हम हाइट की बात करेंगे तो रिलेशन क्या बन जाएगा ज़रा देखिएगा। जब बॉडी हाइट पे गई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपने जी डैश से अज्यूम कर लिया, और रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा जी कैपिटल जी एम ई, ये दोनों कांस्टेंट एज इट इज, ये आर ई की जगह क्या आ जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप ये देखें ये रिलेशन मैंने, अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे मूव करते हुए चला जाता है कुछ ना कुछ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई जी डैश। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो ऑब्जेक्ट से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो गया आर ई प्लस एच, तो बस आर ई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया आर ई प्लस एच, ठीक है। और आर ई का स्क्वायर था तो आर ई की जगह आ गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो ये हाइट का रिलेशन, तो अर्थ की सरफेस पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये रिलेशन है तो हाइट पे रिलेशन ये होगा जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एक को नाम दे देंगे यहाँ पे हम इक्वेशन 1 का, और एक को नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से हम कर देंगे डिवाइड, और सॉल्व करके यहाँ पे
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे एट हाइट के भाई हाइट पे जी डैश का क्या रिलेशन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन क्या है। ठीक है बेटे, तो अब इसका कोई काम नहीं तो इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी भैया, तो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो हम करेंगे डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे देख लीजिएगा, यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे कि भाई बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, किससे डिवाइड करवा रहे हैं, 1 से। ठीक है, अब 1 को 2 से जो है 2 को जो है वो हम 1 से डिवाइड करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब 2 को हम 1 से करवा रहे हैं, 1 को भी 2 से करा सकते हैं। 1 को 2 से कर रहे हैं, 2 को 1 से कर रहे हैं, बात एक ही है बेटा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा किसी वैल्यू पे। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ये है कि स्टेप्स हमारे थोड़े से जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाएंगे अगर हम 2 को 1 से करवाते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा कैसे करवा रहे हैं। डिवाइड करवाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, किस तरह से देख लीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखेंगे ऊपर, तो न्यूमरेटर को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपने लिखा, इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के नीचे लिख देंगे। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा रहे हैं। पहले इक्वेशन नंबर 2 आपने ऊपर लिखी, फिर उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से बेटा आपने देखा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड किया है, आप जो है वो 1 को 2 से डिवाइड करा सकते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर भी वही आएगा, बस ये कि स्टेप थोड़े से हमारे इस यहाँ पे एक आग स्टेप हमारा बच जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि जी डैश अपॉन जी, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़। ठीक है, ये पूरा फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है इस पूरे फ्रैक्शन से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप ज़रा देखिएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है इस फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा था, तो डिवाइड का ये अपॉन का साइन हटा के मैंने डिवाइड का साइन बना दिया, तो पूरा फ्रैक्शन जो है ये डिवाइड हो रहा है इस पूरे फ्रैक्शन से। ठीक है, अब अपॉन के साइन की जगह डिवाइड का साइन बनाया और वैल्यू लिख दी कि ये पूरा फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है इस फ्रैक्शन से। अब डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो पलट जाता है। अब ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जी एम ई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन एज इट इज़ और ये फ्रैक्शन क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि डिवाइड से आप इसको मल्टीप्लाई में ले गए। अब ये दो फ्रैक्शन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसके न्यूमरेटर की वैल्यू और इसके डिनोमिनेटर की सेम है। तो बेटा अगर कोई भी दो वैल्यूज़, दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हो, तो उनको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल किया और इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, अब देखिएगा बेटा 1 को आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में यहाँ पे आर ई स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचा, आर ई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें,
आर ई स्क्वायर, यहाँ पे बचा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1, इनको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि भाई आर ई पे भी स्क्वायर है, आर ई प्लस एच पे भी स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो आप इनको होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज करेंगे ज़रा देखिएगा बेटा। तो भाई न्यूमरेटर में आर ई है, इस पे भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर ई प्लस एच है, इस पे भी स्क्वायर था, तो अब आप इसको होल स्क्वायर में आपने क्लोज कर दिया। ठीक है बेटे, आई होप ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इनको होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया। स्क्वायर अप्लाई करेंगे अगर तो आर ई पे भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर पे इन दोनों पे भी चला जाएगा। अप्लाई करना नहीं है, आपने फॉर्मूला क्या करा कि यहाँ पे होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया कि भाई दोनों पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, दोनों को होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया और ये जी डैश अपॉन जी है। अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को, राइट साइड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों करेंगे अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अगर देखें पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो कहीं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी एक साइड पर रेसिप्रोकल आप करते हैं ना तो पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी एक फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करते हैं तो पार्ट की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। मतलब आप सिंपल ये कह लें ना कि कोई वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करा दें या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करा दें तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। अगर कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है उसकी साइन नीचे नेगेटिव, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पावर की साइन। और अगर कोई वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही है उसकी वैल्यू ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी, उसकी पावर की साइन पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम राइट साइड के पूरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, मतलब जी डैश अपॉन जी। राइट साइड वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, आर ई प्लस एच जो है, आर ई प्लस एच इसको ऊपर ले जाएंगे और आर ई को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जब राइट साइड वाले फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल किया तो इसके ऊपर जो पावर थी 2, ये क्या हो गई बेटा, -2। सही है, आपने देखा मैंने क्या करा, आपने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल किया तो होल पावर की साइन चेंज हो गई -2। ठीक है, अगर यहाँ पे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, आर ई स्क्वायर है, इनको चेंज कर दें, आर ई स्क्वायर को नीचे ले आए, ये पावर पॉजिटिव नीचे आके नेगेटिव, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव। तो आपने क्या करा, पहले इनको होल स्क्वायर में क्लोज किया, फिर सिर्फ फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया। ठीक है, और सिर्फ एक साइड को, राइट साइड को रेसिप्रोकल किया। ठीक है, पूरे जो है पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट और राइट दोनों साइड को नहीं किया। दोनों साइड को करते तो पूरी इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं साइन पे, लेकिन सिर्फ एक साइड को रेसिप्रोकल किया, आर ई प्लस एच को ऊपर ले आए, आर ई को नीचे ले आए, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया, तो बेटा जो होल पावर है ना इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए पावर क्या थी पहले पॉजिटिव, अब क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है बेटे, तो ये है यहाँ पे सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये आर ई प्लस एच दोनों से वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। ये जो आर ई है, आर ई प्लस एच दोनों से हो रहा है डिवाइड, इनको एलसीएम ब्रेक करके अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे करेंगे। जी डैश अपॉन जी, ये आर ई इस आर ई से डिवाइड होगा और एच से अलग डिवाइड होगा। तो आपने देखा मैंने क्या करा कि एलसीएम को ब्रेक कर दिया, आर ई को ऊपर न्यूमरेटर में जो दो वैल्यूज़ थी उनसे अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे एक आर ई था, दो आर ई कैसे हो गए। बेटा ऊपर जो एलसीएम है उसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस आर ई को इस आर ई से अलग डिवाइड कर दिया, एच से अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये आर ई दोनों से डिवाइड हो रहा था, अलग अलग करके हमने डिवाइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि देखें आर ई से आर ई हो जाएगा कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। क्या गया बेटा 1। देखिएगा जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद सेम वैल्यू थी 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल पावर क्या है -2। ठीक है,
अब ये जी जो है ये वाला नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रिलेशन बन जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है, पार क्या है -2। अब यहाँ तक आके रिलेशन आपके पास आ गया जी डैश का। फिर यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं किसका, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है। तो बाइनोमियल बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उससे जो है ये जो -2 है इसको ब्रैकेट के अंदर सेकंड वैल्यू से लाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुछ ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। -2 को लाके सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2 को h से मल्टीप्लाई करें 2h अपॉन आर ई, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अच्छा, अब ये देखें, ये आप लोगों को बात नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है। हमने करा क्या, यहाँ तक तो क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे जो है, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं जो पावर आ रही है -2, तो -2 ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, क्योंकि -2 पावर अप्लाई कर नहीं सकते। उसके लिए एक मैथ्स का रूल है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ की। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो होती है, और वो किस तरह से होती है, एक पूरे कंप्लीट एक बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। उसमें 5-6 स्टेप में जो है पूरी एक डेरिवेशन जो है वो सॉल्व होती है। तो यहाँ पे आपकी लेवल पे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 9th और मैट्रिक के लेवल पे आपने वो कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ रेफरेंस देना है और ये स्टेप लिख देना है, ठीक है। रेफरेंस देना है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सप्रेशन का, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, ठीक है, किस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को। काफ़ी आपके पास लंबा प्रोसेस है, 4 और 5 स्टेप में इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे इसको एक्सपेंड नहीं करना, सही है। बस यहाँ तक आने के बाद फिर, क्योंकि आपके कोर्स में बुक में ऐसी कोई कहानी नहीं है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि भाई यहाँ तक आए और उसके बाद सिर्फ रेफरेंस देना है आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, ठीक है, कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का रेफरेंस ये बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट आपने ये स्टेप लिख देना है और ये आपके पास फाइनल जो है वो रिलेशन आ गया जी डैश का, ठीक है बेटे। अच्छा, तो जी डैश का रिलेशन आ गया, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - 2h अपॉन आर ई। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम मूव कराते हुए अर्थ की सरफेस से थोड़ी हाइट पे ले जाएं, मूव कराते हुए ऊपर ले जाएं, ठीक है, अर्थ की सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू 9.8 है अर्थ की सरफेस पे, इस रिलेशन से आती है। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जी की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, हाइट पे लेके जाने पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके लिए आपने एक रिलेशन बना लिया। अब रिलेशन में देखें क्या है, जी डैश इक्वल्स टू जी, ये जी डैश क्या है, चेंज वैल्यू है, जो ऊपर जाएगी बॉडी तो जी की वैल्यू क्या होगी, वो रिलेशन है, वो वैल्यू है। बस आपने करना क्या है, देखें जी की जगह क्या आएगा 9.8, 1 - 2 h की जगह हाइट आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है 6.8 एक्सपोनेंट 6, ये वैल्यू पुट करें, जी की जगह 9.8 पुट करें, बस हाइट की जगह कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप 4 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे 4 पुट कर दें। आप 10 मीटर की हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं अर्थ की सरफेस से, 10 पुट कर दें, तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती रहेगी जितनी जितनी आप हाइट पे लेके जा रहे हैं। तो आप बार बार कैलकुलेशन के बजाय आपने एक फाइनल जो है वो रिलेशन ड्राइव कर लिया, ठीक है बेटे। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फिर मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे आपने सिर्फ रेफरेंस देना है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो हम एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, उसका आपने रेफरेंस दिया बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। और उसके बाद जो है वो रिलेशन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया, मतलब ये रिलेशन लिख दिया, ठीक है बेटा। और यहाँ तक आके वेरिएशन इन जी ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, उसका रिलेशन यहाँ पे आपने ड्राइव कर दिया और यहाँ तक है कि टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हमारी रही, जिसके अंदर हमने 2 रिलेशन पढ़े, एक मास ऑफ अर्थ और एक वेरिएशन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, ठीक है, ड्यू टू हाइट। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशंस हैं पेपर के लिए, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप ये समझ लें, ठीक है। और इनकी बहुत अच्छे से आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, इनका रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो सर्कुलर मोशन के टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है,
इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड उनके जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कोशिश करते हैं एंड करते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।